डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें आज इस वीडियो में हम देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बात करें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। मतलब देखो क्या होता था, उस टाइम पर कंप्यूटर हर जगह अवेलेबल नहीं होते थे, तो एक अलग अलग पॉइंट पर कुछ दूरी पर स्टोर बने होते थे जहां पर कंप्यूटर की सुविधा अवेलेबल थी। और प्रोग्रामर या जो भी यूजर जिसे एक टास्क परफॉर्म करवाना है, वो एक पंच कार्ड नाम के डिवाइस पर अपनी प्रोग्रामिंग लिखता था। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ना, ये पंच कार्ड है। इस पे प्रोग्राम लिखा जाता था पंच कर कर। अब मान लीजिए जैसे ब्लैक डॉट को आप 0 मान लीजिए और जहां पर ब्लैक नहीं है वहां 1 मान लीजिए। इस हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाता था। ऑफ कोर्स वो मशीन लैंग्वेज में था, ठीक है। तो पंच कार्ड, फिर उस पंच कार्ड को लेकर वो उस स्टोर में जाकर ऑपरेटर को दे दिया करता था। फिर वो ऑपरेटर क्या करता था, सेम टाइप के पंच कार्ड का एक बैच बनाकर उसे प्रोसेसिंग करवाया करता था। बैच, तो इसलिए इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो इसमें यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हुआ कंप्यूटर से, है ना। वो तो पंच कार्ड सबमिट करके चला गया और कुछ टाइम बाद, जितना भी टाइम उसे दिया गया है उस टाइम पर आकर उसने अपना रिजल्ट कलेक्ट कर लिया। ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब ऑन ऑफलाइन डिवाइस कॉल्ड पंच कार्ड। देखो जैसा मैंने बताया कि ऑफलाइन डिवाइस होता था एक पंच कार्ड, उस पर वो अपना जॉब प्रिपेयर करता था या जो भी प्रोग्राम है वो लिखता था और उसे कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर दिया करता था। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑपरेटर बैच द सेम टाइप ऑफ जॉब इन अ ग्रुप। अब इस प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑपरेटर क्या करता था, जो सेम टाइप के जॉब होते थे उनका एक बैच बनाया करता था। इससे सीपीयू को आसानी होती थी। अब सेम टाइप के अगर काम मिलेंगे सीपीयू को एक साथ, तो वो उन्हें प्रोसेस जल्दी कर पाएगा। ओके, अब इन ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज की बात करें तो ये लार्ज जॉब को अगेन एंड अगेन हैंडल कर सकते थे। इट कैन वर्क ऑफलाइन, सो देर इज लेस प्रेशर ऑन द प्रेसर। ऑफकोर्स नेटवर्क वगैरह कोई इशू नहीं था क्योंकि ऑफलाइन काम करते थे, तो प्रोसेसर पर प्रेशर भी कम पड़ता था। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। हाँ, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है क्योंकि आप बड़े बड़े जितना बड़ा बैच बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये काफी बेनिफिट देते थे। इसमें डिसएडवांटेज काफी हैं, जैसे इट्स हार्ड टू डिबग द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एरर ढूंढ पाना, जो हमारे पंच कार्ड में एरर क्या है वो ढूंढ पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि आपने एक बार इसे प्रोसेसिंग में दे दिया तो आप रिजल्ट तक इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जब रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट सही आया है या गलत आया है या कोई एरर से आपका प्रोग्राम फेल हो गया है। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स ये महंगे होते थे, हर जगह हर कहीं अवेलेबल नहीं हो पाते थे। If one job takes time or get fail, then other job need to wait for the infinite time. अब मान लीजिए मैंने एक बैच बनाया कुछ पंच कार्ड्स का और मेरा दूसरा वाला पंच कार्ड फेल हो गया किसी एरर के चलते, तो पीछे जो जितने भी पंच कार्ड लगे हैं वो इनफाइनाइट टाइम तक वेट में ही फंस कर रह जाएंगे। द यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विथ वाइल प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान यूजर इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, केवल उसे रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट सीपीयू रिमेन इडल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। इनपुट आउटपुट के टाइम सीपीयू खाली बैठा रहता था। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट देने में काफी समय लगता था, तो उस टाइम पर सीपीयू खाली बैठा रहता था और उसकी एफिशिएंसी वेस्ट होती थी। इसी के चलते दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चलता है, इनमें हमने टाइम को शेयर किया था बिटवीन डिफरेंट यूजर। इन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही सीपीयू पर कई सारे यूजर एक ही समय में एक्सेस कर सकते थे, और जो सीपीयू होता था वो टाइम को डिवाइड करके हर यूजर को इक्वल टाइम बांट दिया करता था। अब बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग हमें ऐसा लगता था कि सारे यूजर एक साथ ही अपना काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता था। सभी यूजर को एक स्लॉट ऑफ टाइम बुक्ड था।
It is a technique through which many users located at various terminal use a particular system at the same time. अलग अलग टर्मिनल पे बैठे हुए यूजर, अलग अलग लोकेशन पे बैठे हुए यूजर एक ही सिस्टम को एक ही समय में यूज कर सकते थे. दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग. इसी सिस्टम को मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है. द टाइम गिवन टू ईच टास्क टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम. और हर प्रोसेस को जो टाइम मिला है उसे क्वांटम कहते हैं. इन ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज की बात करें तो ईच टास्क गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर कोई प्रायोरिटी वाली बात नहीं थी. सभी यूजर के सभी टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी. फीवर चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. अब क्योंकि इतने सारे यूजर एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीपीयू इडल टाइम कैन बी रिड्यूस. अब सीपीयू का इडल टाइम काफी रिड्यूस हो गया. जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज था कि सीपीयू काफी टाइम तक खाली बैठा रहता था, इसमें वो पूरा हुआ. क्योंकि सीपीयू ने एक टास्क खत्म किया, उसे दूसरे यूजर का कोई टास्क मिल गया, फिर कोई टास्क खत्म किया तो तीसरे यूजर का कोई टास्क मिल गया. पहले यूजर इनपुट के लिए वेट कर रहा है तो दूसरा यूजर का टास्क परफॉर्म हो रहा है. तो इस हिसाब से सीपीयू का इडल टाइम काफी रिड्यूस हुआ. इसमें डिसएडवांटेज क्या है? रिलायबिलिटी प्रॉब्लम है. मतलब इस पे रिलायबल नहीं हुआ जा सकता इतना. सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स इतने सारे यूजर एक साथ एक सिस्टम को एक्सेस करेंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न तो होंगे ही. डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी. अब बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की. इसमें क्या होता था कि जो हमारा टास्क था उसे अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर कर अलग अलग सीपीयू को दे दिया जाता था और ये सीपीयू अपना अपना रिजल्ट सबमिट करके एक फाइनल रिजल्ट को कॉम्बाइन करते थे. इससे फायदा क्या था? हमारी प्रोसेसिंग स्पीड काफी बढ़ जाती थी. अब एक कोई बड़ा चौड़ा टास्क है उसे आधा आधा बांट कर अलग अलग लोग करें और फिर उसका रिजल्ट कॉम्बाइन करके पेश कर दें तो ये काफी जल्दी हो जाएगा. इट यूजेस मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर. ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर यूज करता था. जैसे मैंने बताया इसके अंदर एक प्रोसेसर नहीं था, काफी प्रोसेसर यूज होते थे टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर. मतलब ये मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन को भी एक साथ हैंडल कर सकता था और मल्टीपल यूजर को भी एक साथ हैंडल कर सकता था. द प्रोसेसर कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन. और जो इतने सारे प्रोसेसर थे वो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते थे थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस. प्रोसेसर में वेरी इन साइज और लेंथ और कैपेसिटी एंड रेफर टू एज नोड्स, साइट्स और कंप्यूटर. अब ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेसर होते थे वो एक ही टाइप के होने चाहिए, नहीं, वो अलग अलग लेंथ, अलग अलग साइज और अलग अलग कैपेसिटी के भी हो सकते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज की बात करें तो फेलियर ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल सिस्टम. अब मान लीजिए इतने सारे सीपीयू, अगर उसमें से एक सीपीयू फेल हो गया तब भी बाकी के सीपीयू अपना काम करते रहेंगे. लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूस. अब इतने सारे सीपीयू एक साथ काम कर रहे हैं तो जो मेन कंप्यूटर था उस पर लोड काफी कम हुआ. डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूस. अब ऑफ कोर्स इतने सारे सीपीयू काम कर रहे हैं तो डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड काफी तेज हो जाएगी, डिले काफी कम होगा. अब डिसएडवांटेज की बात करूं तो फेलियर ऑफ मेन नेटवर्क विल स्टॉप एंटायर कम्युनिकेशन. जो मेन नेटवर्क का फेलियर होता था वो पूरे कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देगा. वेरी एक्सपेंसिव, नॉट इजिली अवेलेबल. ये काफी एक्सपेंसिव थे और इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते थे. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. इसमें हमने बात की टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. अब आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ टाइप्स के बारे में और डिस्कस करेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन में जाकर एक्सेस कीजिए, इस कोर्स को एक्सेस कीजिए और इसके पुराने वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.